दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में तेनाली रामा की बहुत मजेदार कहानी। दोस्तों, तेनाली राम अपनी मेधा के बूते विजयनगर के दरबार का सबसे लोकप्रिय सभासद बन चुका था। एक साधारण विदूषक ने इतनी तरक्की कर ली थी कि उसके सहकर्मी सभासद उससे ईर्ष्या करने लगे थे। तेनाली राम को किसी चीज का अभाव नहीं था। प्रायः दरबार में महाराज उसकी बातों से प्रसन्न होकर उसे कुछ न कुछ देते रहते थे। सहकर्मियों की ईर्ष्या का यही कारण था। एक दिन दरबार में इस बात की चर्चा आरंभ हो गई कि कोई किसी को कितनी बार मूर्ख बना सकता है, एक बार, दो बार या बार बार। अधिकांश सभासदों की राय थी कि कोई भी व्यक्ति किसी को एक बार तो मूर्ख बना सकता है, बार बार नहीं। इस चर्चा में सभी सभासद बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे, मगर तेनाली राम इस चर्चा के प्रति उदासीन था और चुपचाप अपने आसन पर बैठा हुआ था। महाराज कृष्णदेव राय स्वयं इस चर्चा में रुचि ले रहे थे। अचानक उनका ध्यान इस बात की ओर गया कि तेनाली राम इस चर्चा में भाग नहीं ले रहा है तथा उदासीन भाव से अपने आसन पर इस तरह बैठा हुआ है मानो इस चर्चा का कोई अर्थ ही न हो। सारा दरबार एकमत हो गया कि कोई भी व्यक्ति किसी को एक बार ही मूर्ख बना सकता है। स्वयं महाराज ने यह बात निष्कर्ष के रूप में कही, मगर तेनाली राम तब भी शांत रहा। शेष सभासद महाराज की हाँ में हाँ मिलाते रहे। जब महाराज ने देखा कि इस चर्चा के निष्कर्ष तक पहुंचने के बाद भी तेनाली राम शांत है, तब उन्होंने पूछा, क्या बात है तेनाली राम, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम नहीं मानते कि कोई भी किसी को एक बार ही मूर्ख बना सकता है? तेनाली राम कुछ बोलता, उससे पहले ही सारे सभासद हंस पड़े और उनमें से एक ने कटाक्ष किया, महाराज, तेनाली राम विद्वान हैं और वे हम सबको एक बार में मूर्ख बना सकते हैं, ऐसे में वे हमारी बात से सहमत क्यों होंगे? महाराज हंसते हुए पूछ बैठे, क्या सचमुच ऐसा है तेनाली राम? तुम एक बार में हम सबको मूर्ख बना सकते हो? तेनाली राम ने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, मैं ऐसा कोई दावा कैसे कर सकता है? आप अन्नदाता हैं, आप स्वामी हैं और मैं सेवक हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि अभी जो कुछ कहा गया है उससे मैं सहमत नहीं है। तभी एक सभासद ने कहा, महाराज, दरबार के निष्कर्ष को नहीं मानने का अर्थ यही है कि तेनाली राम मानते हैं कि एक आदमी एक ही साथ हम सबको मूर्ख बना सकता है। तेनाली राम को अब गुस्सा आने लगा था। उसने महसूस किया कि दरबार के सभी सभासद आज उसे निशाना बनाकर घेर रहे हैं और उसने जो नहीं कहा है वही स्वीकार करवाना चाहते हैं। वह असल में इस तरह की व्यर्थ की चर्चा में पड़ना नहीं चाहता था, जिसके कारण मौन था। महाराज उसकी चुप्पी तोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तेनाली राम से सीधा सवाल किया, तो तेनाली राम, तुम यह मानते हो कि एक आदमी एक बार में पूरी सभा को मूर्ख बना सकता है? अब तक तेनाली राम मन ही मन कुछ विचार कर चुका था। उसने आसन से उठकर कहा, अपराध क्षमा हो महाराज, ऐसा हो सकता है। ठीक है, महाराज ने कहा, हमें प्रतीक्षा रहेगी। पर स्मरण रखना कि ऐसे प्रयास के समय तुम अकेले पड़ जाओगे और मेरे साथ सारे सभासद होंगे। सोचो तब भी क्या तुम हम सबको एक साथ मूर्ख बना दोगे? जी हाँ महाराज, विनम्रता से तेनाली राम ने कहा। सारे सभासद तेनाली राम के इस उत्तर से सन्न रह गए। उन्हें तेनाली राम के इस उत्तर का अनुमान ही नहीं था। उन्हें लगा कि तेनाली राम अपनी औकात भूल गया है। महाराज उसके इस उत्तर से अवश्य नाराज होंगे। तेनाली राम की अब खैर नहीं। दूसरी तरफ महाराज सोच रहे थे कि तेनाली राम में विशेष योग्यताएं हैं। वह याद कर रहा है कि महाराज सहित सारे सभासदों को एक बार में ही मूर्ख बनाया जा सकता है, तो उसके इस साहसपूर्ण उत्तर का आधार अवश्य होगा।
तेनालीराम जैसा व्यक्ति कभी यूं ही अपना मान रखने के लिए कुछ नहीं बोलता। यह देखना रोचक होगा कि किस प्रकार वह एक साथ सभी सभासदों को मूर्ख बनाता है। उस दिन बात आई गई हो गई। दूसरे दिन से महाराज के दरबार में सामान्य दिनों की तरह ही कामकाज होने लगा। सभासद और महाराज तेनालीराम की बात को भूल गए। एक दिन तेनालीराम अपनी खाट झाड़ रहा था। घर में सफाई हो रही थी। खाट झाड़ने पर खाट से कुछ खटमल गिरे। खटमलों को देखकर तेनालीराम के मस्तिष्क में एक विचार कौंध गया और उसने उनमें से मोटे मोटे खटमलों को एकत्रित कर एक छोटी डिबिया में बंद कर लिया। रसोई से वह एक छोटी खरल, मूसली और एक छोटी चिमटी उठा लाया। इन सारी चीजों को उसने एक थैली में रख लिया। उसके होठों पर एक विचित्र मुस्कान तैर रही थी और आंखों में एक विशेष चमक थी। दूसरे दिन तेनालीराम अपने नियत समय से पहले बिस्तर से उठ गया और शीघ्रता से स्नान करके राजदरबार की ओर चल पड़ा। जिस समय वह राजदरबार पहुंचा, उस समय वहां कोई नहीं आया था। उसने थैली से डिबिया निकाली और उसका ढक्कन खोलकर उसमें रखे खटमल महाराज के आसन पर उलट दिए। फिर उसने डिबिया देखी। सारे खटमल महाराज के सिंहासन पर उड़ेले जा चुके थे और डिबिया खाली थी। इसके बाद तेनालीराम अपने आसन पर जा बैठा। धीरे धीरे सभासद आने लगे। दरबार भरने लगा। थोड़ी देर बाद दरबार के सारे आसन भर गए। महाराज भी आए और सभा की कार्रवाई शुरू हो गई। सभा की कार्रवाई अभी थोड़ी देर ही चली थी कि महाराज को एक खटमल ने काट लिया। महाराज ने पहलू बदला। थोड़ी राहत महसूस की कि फिर खटमल ने उन्हें काट लिया। थोड़ी ही देर में महाराज बेचैन हो उठे। खटमलों के काटने से वे परेशान थे। उन्होंने चीखकर क्रोध भरे स्वर में पूछा, मेरे आसन पर खटमल कहाँ से आ गए? एक सभासद ने कहा, महाराज, खटमल तो कहीं से भी आ जाते हैं और आ गए तो जिस खाट खटिया में पनाह लेते हैं उसे छोड़ते भी नहीं। मानव रक्त ही इनका आहार होता है, इसलिए ये ऐसी ही जगह पर बसेरा बनाते हैं जहां मनुष्य बैठता है या सोता है। आप में से कोई इन खटमलों से बचने का उपाय जानता हो तो कुछ करे। सभासद मौन हो गए। थोड़ी देर तक आपस में धीमे धीमे बातें करने के बाद एक सभासद ने कहा, सिंहासन पर गर्म पानी उड़ेलने से थोड़ी राहत मिल सकती है। महाराज खटमलों के काटने से परेशान हो उठे थे, जिसके कारण उन्होंने आवेश में कहा, राहत नहीं, छुटकारा चाहिए। स्थायी निदान बताए। सभासदों को मानो सांप संघ गया। अब कहीं से फुसफुसाहट भी नहीं उभर रही थी। सबको मौन देखकर तेनालीराम अपने आसन से उठा, महाराज, मेरे पास इस समस्या से मुक्ति का एक रामबाण निदान है, जिसे आजमाया जाए तो खटमलों से मुक्ति मिल जाएगी। एक लग्नशील व्यक्ति मेरे इस रामबाण निदान से करोड़ों खटमलों को मार सकता है। सभासद तेनालीराम की बात सुनकर चौंक पड़े। महाराज ने तेनालीराम की ओर अविश्वास से देखा और पूछा, क्या ऐसा हो सकता है तेनालीराम? जी हाँ महाराज, मेरे इस रामबाण तरकीब को आजमाकर देखें। मेरी बात गलत साबित हो जाए तो मैं एक भी स्वर्ण मुद्राएं दंड के रूप में राजकोष में जमा कराने का वचन देता है। महाराज ने कहा, ठीक है तेनालीराम, तुम अपनी तरकीब आजमाकर दिखा दो। लेकिन महाराज, यदि मेरी तरकीब ठीक निकली तब मुझे क्या मिलेगा? तेनालीराम ने पूछा। महाराज ने तेनालीराम की ओर देखते हुए कहा, मैं और इस दरबार के सारे सभासद मिलकर तुम्हें एक भी स्वर्ण मुद्राएं देंगे। अब तेनालीराम महाराज के आसन के पास गया और आसन को थोड़ा उठाकर झटके से छोड़ा। एक दो खटमल झटके के कारण आसन से गिरे।
तेनालीराम ने अपनी थैली से चिमटी निकाली और एक खटमल को पकड़कर खरल में डाला और मूसली से उसे कुचल दिया। फिर कहा, महाराज, यही है वह रामबाण तरकीब। आप चाहें तो इस तरह पकड़कर करोड़ों खटमलों को मारकर उनसे छुटकारा पा सकते हैं। अरे, यह तो ठगी है, महाराज ने चकित होकर कहा। तेनालीराम ने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, मैंने इस भरी सभा में जो बात कही उसका अक्षरशः प्रयोग किया और जिस रामबाण विधि का प्रदर्शन किया उसे कोई गलत साबित नहीं कर सकता, इसलिए मैं शर्त जीत चुका है। आगे आपकी इच्छा। महाराज ने स्वीकार कर लिया कि तेनालीराम शर्त जीत चुका है तथा उसे तत्काल राजकोष से एक भी स्वर्ण मुद्राएं देने का निर्देश देते हुए उन्होंने राज्य कोषागार के प्रधान से कहा, सभासदों के मासिक वेतन से इसकी आधी राशि प्राप्त कर ली जाए। सभी सभासदों के वेतन से समान राशि काटी जाए। क्यों? उन्होंने सभासदों की ओर उनकी सहमति जानने के लिए प्रश्न किया। सभी सभासदों ने कहा, ठीक है महाराज, हमें स्वीकार है। इसके बाद पुनः अपने आसन से तेनालीराम उठा और ऊंचे स्वर में कहा, महाराज, धृष्टता क्षमा करें। कुछ दिन पूर्व इसी सभा में मुझसे प्रमाणित करने के लिए कहा गया कि एक आदमी महाराज सहित पूरी सभा को मूर्ख बना सकता है। इसी शर्त को आज साबित किया है। मुझे इन एक भी स्वर्ण मुद्राओं की कोई आवश्यकता नहीं है। कृपया अब निर्देश वापस ले लें। फिर वह महाराज के आसन के पास गया और महाराज से थोड़ी देर के लिए आसन छोड़ने का अनुरोध किया। महाराज समझ गए कि तेनालीराम आसन से खटमलों का सफाया करने के लिए उपस्थित हुआ है। तेनालीराम जानता था कि खटमल थोड़ी देर पहले ही आसन पर रखे गए हैं, इसलिए अभी वे अपने छुपने का स्थान नहीं बना पाए होंगे। उसने आसन पटक कर खटमलों को उससे निकाला और उन्हें कुचलकर मार डाला। महाराज ने भरी सभा में तेनालीराम की मानसिक क्षमता की सराहना की और वह एक बार फिर सभासदों पर भारी पड़ा। दोस्तों, तेनालीरामा की यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय सिंहासन पर विराजमान थे। सभा में तर्क वितर्क चल रहा था। सभासद अपनी अपनी बुद्धि और वाक्पटुता से यह प्रमाणित करने में लगे थे कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है क्योंकि वह सृष्टि की विशिष्ट रचना है। प्रकृति में एक से बढ़कर एक जंतु हैं। कोई बहुत छोटा तो कोई बहुत विशाल, कोई अकेला विचरण करता है तो कोई समूह में, कोई इतना शक्तिशाली है कि बड़ा पेड़ उखाड़ डालता है। किसी को पेट भरने के लिए सरसों का एक दाना काफी है और किसी को अपना पेट भरने के लिए किसी बड़े जानवर का शिकार करना पड़ता है। इतनी विचित्रतापूर्ण सृष्टि में एक मनुष्य ही है जिसने अपनी बुद्धि से इन सहस्त्रों कोटि के जीवों की प्रकृति को समझा है और उनसे लाभ लेने की कला में पारंगत हुआ है। हिंस्त्र जानवर शेर को भी उसने अपनी मेधा के बूते पालतू बना लिया है। वह हाथी जैसे विशालकाय जीव पर सवारी करता है। बात व्यक्ति की क्षमता से होते हुए उसके आचार व्यवहार पर उतर आई। तर्क वितर्क का दौर जारी रहा। महाराज कृष्णदेव राय अपने आसन पर बैठे अपने सभासदों की वाक्पटुता और उनके ज्ञान का आनंद उठा रहे थे। महाराज का एक सभासद अपने आसन पर निर्लिप्त भाव मने बैठा था। उसे देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह सभा में चल रही चर्चा के दौर में कोई रुचि रखता हो। महाराज कृष्णदेव राय उसकी ओर कई बार देख चुके थे। उसकी निर्लिप्तता बनी हुई थी। महाराज ने सोचा शायद वह किसी अन्य विषय पर विचार कर रहा है। उन्होंने उसे टोका नहीं। सभा में अब सभासद कुछ और बुलंदी से बोलने लगे थे। एक सभासद ने कहा, कुछ लोग भ्रम में जीते हैं कि अच्छा वस्त्र पहन लेने से ही उन्हें सम्मान मिलने लगेगा।
सच तो यह है कि व्यक्ति को सम्मान उसके बाह्य आवरण के कारण नहीं, अपितु आंतरिक गुणों के कारण मिलता है। बोलने वाले सभासद के होठों पर ऐसा कहते समय व्यंग्यभरी मुस्कान तैर गई और उसने वक्रष्टि से सभा में बैठे उस सभासद की ओर देखा जो निर्लिप्त भाव में सभा में बैठा था और अब तक कुछ बोला नहीं था। तभी एक दूसरे सभासद ने पूर्ववक्ता की हाँ में हाँ मिलाई और कहने लगा, ठीक कहते हो भाई। इन दिनों यह प्रवृत्ति देखने में आ रही है कि कुछ लोग ललाट पर चंदन लगाकर पंडित या ज्ञानी होने का स्वांग करते हैं। उनका स्वांग भले ही कुछ लोगों को भ्रमित कर दे, लेकिन ज्ञान की परख रखने वालों की दृष्टि से उनकी वास्तविकता छुपी नहीं रह सकती। ज्ञानी जानते हैं कि तिलक लगा लेने मात्रा से कोई पंडित नहीं हो जाता। पांडित्य के लिए तिलक की आवश्यकता ही क्या है? पांडित्य तो अध्ययन और मनन की स्वाभाविक परिणति है। उसने भी उस सभासद की ओर कटाक्ष भरी दृष्टि से देखा। उसे ऐसा करते महाराज कृष्णचंद्र राय ने देख लिया और वे भाप गए कि सभा में इस समय जो विमर्श हो रहा है उसके केंद्र में उनका वह सभासद है जो अब तक मौन बैठा है, निर्लिप्त और निस्पंद सा, मानो इन बातों में कोई सार ही न हो। महाराज अपने इस सभासद की योग्यता के कायल थे। वे जानते थे कि अध्ययन और योग्यता की उसमें कोई कमी नहीं है। उन्हें अपने इस सभासद का मौन खल रहा था। वे चाहते थे कि वह बोले और व्यक्ति के बाह्य आवरण और आंतरिक गुणों पर अपने विचार व्यक्त करे, मगर वह सभासद था कि किसी भी कटाक्ष पर ध्यान नहीं दे रहा था और न किसी के तर्क पर अपनी कोई प्रतिक्रिया ही प्रकट होने दे रहा था। महाराज से रहा नहीं गया। उन्होंने अपने उस सभासद की ओर देखा और उसे टोका, तुम मौन क्यों हो? तुम भी अपने विचार व्यक्त करो। सभा में इतनी देर से चर्चा का दौर चल रहा है, तुम भी तो बताओ कि वस्त्रा तो केवल तन ढकने के लिए अपेक्षित है, फिर क्यों कुछ लोग बाह्य सज्जा पर अनाप शनाप व्यय करते हैं? असली सौंदर्य तो मन का सौंदर्य है, फिर क्यों वस्त्राभूषण अलंकरण पर इतना ध्यान दिया जाता है? उस सभासद ने अपने आसन से उठकर महाराज के सामने हाथ जोड़ लिए। यह सभासद कोई और नहीं, गुंटूर जिले के गलीपाड़ू ग्राम से विजयनगर आया कृष्ण स्वामी तेनालीराम मुदलियार था, जिसे हाल में ही महाराज ने अपना सभासद बनाया था। महाराज को अभिवादन करने के बाद तेनालीराम ने कहा, महाराज मुझे क्षमा करें, मैं इस सभा मने चल रहे विचार विमर्श को गंभीर नहीं मानता। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता है कि इन बातों का न तो कोई अर्थ है और न ही ये बातें किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकती हैं। मेरी इस धारणा के प्रति आम सहमति भी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रायः सभी सभासदों की राय है कि वस्त्रा का प्रयोजन मात्रा तन बैंक ना होना चाहिए, जबकि मैं ऐसा नहीं मानता। सभा में अभी जो भी बातें हो रही हैं, उसका प्रयोजन मुझे नहीं लगता कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है। मुझे तो लगता है कि ये बातें केवल बातों के लिए हो रही हैं, जिससे सभा का समय कट जाए। मुझे इस तरह की बातों में कोई रुचि नहीं है, महाराज, जिसके कारण मैं मौन है। महाराज को तेनालीराम से इस तरह के उत्तर की प्रत्याशा नहीं थी, जिसके कारण वे विस्मित हो गए, मगर उन्हें लगा कि उसने जो कुछ भी कहा है वह सच है। फिर भी उनकी उत्सुकता बनी रही कि आखिर इस विषय में तेनालीराम स्वयं क्या सोचता है। इसलिए उन्होंने तेनालीराम से कहा, नहीं तेनालीराम, यूं प्रश्न टालने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें अपनी राय व्यक्त करनी ही चाहिए। इतने लोगों ने इस प्रसंग में सभा के समक्ष अपनी राय रखी और तुमसे सबकी यही अपेक्षा होनी चाहिए कि तुम भी अपनी सोच से सभा को अवगत कराओगे। जो आज्ञा महाराज, तेनालीराम ने विनम्रतापूर्वक कहा और एक भरपूरष्टि सभासदों पर डाली। सभा में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा सा छा गया। फिर खुसुर फुसुर की आवाजें उभरने लगीं। तेनालीराम सभा में अपने आसन के पास खड़ा था।
माथे पर रेशमी साफा बांधे आभिजात्य परिधान में सजे तेनालीराम को देखकर सभासदों की फुसफुसाहटें तेज हो रही थीं। उनमें से कुछ सभासद खींखी करके हंस भी रहे थे। महाराज ने भी सभासदों की फुसफुसाहटों और दबीदबी सी हंसी को सुना और वे समझ गए कि सभासद तेनालीराम के वस्त्र आदि को लक्ष्य करके हंस रहे हैं। महाराज तेनालीराम ने गंभीर स्वरों में कहना आरंभ किया, परिवेश और परिस्थिति के अनुकूल परिधान पहनना नीति अनुकूल है। समाज में उचित स्थान प्राप्त करने के लिए उचित परिधान का उपयोग करना व्यवहार शास्त्र का प्रारंभिक उपदेश है। व्यक्ति के आंतरिक गुणों का ज्ञान तो तब होता है जब उसे बोलने का अवसर प्राप्त हो, किंतु वस्त्र तो दूर से ही बतला देता है कि उसे धारण करने वाला व्यक्ति किस उचित आसन का अधिकारी है। तो तुम कहना चाहते हो कि व्यक्ति के आंतरिक गुणों की अपेक्षा उसका बाह्य परिधान अधिक महत्वपूर्ण है? महाराज ने प्रश्न किया और सभासद ही करते हुए हंसने लगे। हंसने वाले सभासद इस बात पर प्रसन्न थे कि महाराज कृष्णदेव राय के प्रश्न में तेनालीराम के विचारों से असहमति के संकेत थे। तेनालीराम उसी सहजता से बोल पड़ा, नहीं महाराज, मैं तो यह कह रहा हूं कि परिधान के अभाव में व्यक्ति के आंतरिक गुणों की पहचान नहीं हो पाती और व्यक्ति को उपेक्षित होना पड़ता है। महाराज ने विस्मय भरिष्टि से तेनालीराम को देखा। सभासदों ने शोर करते हुए तेनालीराम की टिप्पणी से असहमति जताई। महाराज ने थोड़ी देर तक चुप्पी साधे रखी, फिर धीरे से पूछा, तेनालीराम, सारे सभासद लगता है तुम्हारी राय से सहमत नहीं हैं। क्या अब भी तुम अपनी टिप्पणी पर अड़ हो? जी हाँ महाराज, मैंने जो भी कहा उसमें मेरा कुछ भी नहीं। यह आर्ष वचन है और शाश्वत है, चिरंतन है। यह हर युग में ऐसा ही था, है और रहेगा, तेनालीराम ने कहा। तुम इसे प्रमाणित कर सकते हो? महाराज ने पूछा। उचित अवसर पर तेनालीराम ने उत्तर दिया। उस दिन सभा उसी समय विसर्जित हो गई। सभासदों में एक विशेष प्रकार की खुशी थी। उन्हें विश्वास हो गया था कि महाराज तेनालीराम के उत्तर से सहमत नहीं हैं। ये सभासद तेनालीराम के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते थे, क्योंकि वह प्रायः बहुमूल्य परिधान पहनकर सभा में आया करता था। विद्वान तो वह था ही। सभा में उसकी टिप्पणियां सबसे भिन्न और सटीक हुआ करती थीं, जिसकी प्रायः महाराज सराहना करते थे। यही कारण था कि सभासदों में तेनालीराम के प्रति ईर्ष्या का भाव था। इस घटना के कुछ दिन बाद विजयनगर में एक समारोह का आयोजन हो रहा था। महाराज कृष्णदेव राय के पिता के जन्मदिवस पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला यह समारोह इस बार विशेष उल्लास के साथ मनाया जा रहा था, क्योंकि यह वर्ष महाराज कृष्णदेव राय के पिता की शतवार्षिकी जन्मोत्सव का वर्ष था। महाराज स्वयं समारोह की तैयारियों पर दृष्टि रख रहे थे। राजभवन को इस अवसर पर विशेष रूप से सजाया गया था। आमोद प्रमोद के लिए विविध कार्यक्रम चल रहे थे। विजयनगर के सभ्रांत परिवारों को महाराज ने भोजन का आमंत्रण दिया था। कुछ पड़ोसी राजाओं को भी राजनयिक संबंध करने के उद्देश्य से महाराज ने निमंत्रण भेजा था। तेनालीराम सहित सभी सभासदों को महाराज कृष्णदेव राय ने स्वलिखित आमंत्रण पत्र भेजकर जन्मोत्सव समारोह के बाद अपने साथ रात्रि का भोजन करने का न्योता दिया था। सभासदों को राजभवन के द्वार पर पुष्पमाला पहनाकर ससम्मान भोजन कक्ष तक पहुंचाने की विशेष व्यवस्था की गई थी। रंग बिरंगे परिधानों में सजीधजी परिचारिकाएं इधर-उधर मंडरा रही थीं। शाम ढल चुकी थी। शरद पूर्णिमा की चांदनी का उजास फैला हुआ था। राजभवन की बगिया में लगी रजनीगंधा की भीनी भीनी सुगंध से वातावरण महमह कर रहा था। तभी राजभवन के द्वार पर एक विचित्रा सा शोर उभरने लगा। प्रहरी एक भिखमंगे को राजभवन के द्वार से धक्का देकर दूर भगाने में लगे थे और वह भिखमंगा शश व्यक्ति चीख चीख कर बोल रहा था, मुझे मत भगाओ,
मुझे राजभवन के भोजन कक्ष तक पहुंचा दो। मैं भिखमंगा नहीं है, मैं महाराज का आमंत्रित अतिथि हैं। मुझे निराश मत करो, मैं पंडित हैं, काव्य शास्त्रा का ज्ञाता है। मेरे साथ उचित व्यवहार करो। शोर सुनकर महाराज स्वयं राजभवन से बाहर आए और उचटती सिष्टि उस व्यक्ति पर डाली तथा प्रहरियों से कहा, इस आदमी को थोड़ा भोजन देकर यहाँ से दूर भगाओ। अतिथियों के आने का समय हो रहा है। शोर करने वाले व्यक्ति ने महाराज की ओर देखा और मुस्कुराया। चांदनी के उजास में महाराज को उसकी मुस्कान पहचानी सी लगी, मगर महाराज आयोजन की हड़बड़ी में थे, इसलिए उस व्यक्ति पर अधिक ध्यान नहीं दिया और राजभवन में चले गए। प्रहरी उस व्यक्ति को भगाते उससे पहले ही वह व्यक्ति बिना कुछ बोले वहां से चला गया। थोड़ी ही देर में महाराज के आमंत्रित अतिथियों का आगमन होने लगा। एक से बढ़कर एक परिधान में सजे धजे लोगों के आने का क्रम थोड़ी देर तक जारी रहा, फिर थमसा गया। राजभवन के भोजन कक्ष मने लोगों की सजधज देखकर ऐसा लगता था मानो कुबेर के कक्ष में देवताओं की जमघट लगी हो। महाराज स्वयं अतिथियों को आसन ग्रहण करने के लिए उनके लिए निर्धारित आसनों की ओर इंगित कर रहे थे। सभी आसन भर चुके थे, मात्र तेनालीराम का आसन रिक्त था। महाराज बार बार उस रिक्त आसन की ओर देखते और फिर प्रवेश द्वार की ओर उनकी दृष्टि जाती। मन ही मन महाराज को तेनालीराम की अनुपस्थिति उत्तेजित कर रही थी। वे सोच रहे थे कितना ढीठ है यह तेनालीराम। उसे यह ज्ञान है कि भोजन किसके सानिध्य में करना है, फिर भी वह निर्धारित समय पर नहीं आया। लेकिन मन में उठते आक्रोश को पी जाने के अलावा महाराज कर भी क्या सकते थे। वहां उपस्थित सभासदों को तेनालीराम की अनुपस्थिति से उसके विरुद्ध आग उगलने का अवसर मिल गया। वे आपस में तेनालीराम की अनुपस्थिति का मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता तेनालीराम अपनी पगड़ी की तह सजाने में लगा होगा, तो कोई कहता अरे भाई तेनालीराम अपनी रेशमी धोती का फेंटा कसने में लगा होगा। फेंटा कस ले तो आएगा। और इस तरह की बातें खत्म भी नहीं हो पाती कि सभी ही करने लग जाते। अंततः तेनालीराम ने भोजन कक्ष में प्रवेश किया। सचमुच बहुत आकर्षक परिधान में सजा धजा था तेनालीराम। महाराज ने उसकी ओर आग्रहदृष्टि से देखा मगर कुछ कहा नहीं। दृष्टिमात्रा से ही उन्होंने तेनालीराम के प्रति अपना आक्रोश अभिव्यक्त कर दिया। बड़े और सामर्थ्यवान लोग परिस्थिति विशेष में अपनी आंगिक भंगिमाओं से ही अपने मनोभावों को व्यक्त करते हैं। महाराज के मनोभावों को समझते हुए तेनालीराम ने महाराज के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा, महाराज क्षमा करें, यहाँ समय पर उपस्थित नहीं हो पाया। महाराज आक्रोश में तो थे ही, तेनालीराम का अनुनय सुनकर उनकी उत्तेजना शांत न रह सकी और व्यंग्योक्ति में प्रकट हुई। हाँ, देख रहा है, आपका कुर्ता बहुत चमक रहा है। महाराज की व्यंग्योक्ति सुनकर सारे अतिथि सभासद ठठाकर हंस पड़े। तेनालीराम ने इसी ठहाके के बीच अपना आसन ग्रहण किया। तेनालीराम की ओर महाराज ने देखा तो उसे अतिशय गंभीर पाया। महाराज सोचने लगे कि तेनालीराम के प्रति उन्हें व्यंग्योक्तियों का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। क्या पता किस परिस्थिति में था वह। बिना जाने समझे इस तरह का व्यवहार किसी राजा के लिए कदापि शोभनीय नहीं है। यह तो उच्छृंखलता है। हो सकता है कि तेनालीराम किसी संकट में पड़ गया हो जिसके कारण वह समय पर नहीं पहुंच पाया। अभी महाराज ऐसा सोच ही रहे थे कि उनकी आंखों में विस्मय के भाव गहरा गए। उन्होंने देखा कि भोजन स्थल पर तेनालीराम केवल धोती पहने नंगे बदन बैठा हुआ है और उसकी पगड़ी, कुर्ता, फतुहा, गमछा, अंगवस्त्राम भोजन की थाली के चतुर्दिक रखे हुए हैं।
सभासद तेनालीराम की ओर देख देख कर मुस्कुरा रहे हैं और आंखों ही आंखों में बतिया रहे हैं कि तेनालीराम का सिर फिर गया है। भोजन परोसा जा चुका था। तेनालीराम की ओर सारे सभासद देख रहे थे। तेनालीराम ने भोजन का एक निवाला उठाया और कुर्ते पर रखते हुए कहा, कुर्ता तू खा। फिर पगड़ी पर एक निवाला रखा और कहा, पगड़ी तू खा। अंगवस्त्राम पर एक निवाला रखा और कहा, अंगवस्त्राम तू खा। तेनालीराम का यह कृत्य महाराज की समझ में नहीं आया। तब उन्होंने तेनालीराम को घूरते हुए कहा, तेनालीराम तुम्हें हो क्या गया है? भोजन के साथ तुम यह क्या कर रहे हो? अपने वस्त्र तुमने क्यों उतार दिए? एक सभासद ने कहा, तेनालीराम का सिर फिर गया है। दूसरे उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे और कहने लगे, कहीं कुर्ता भी भोजन करता है? यह बावलापन नहीं तो और क्या है? तेनालीराम उनकी बातों को अनसुनी करते हुए अपने काम में लगा रहा। कुर्ता तू खा। अंगरखा तू खा। अंगवस्त्राम तू खा। पगड़ी गड़ी तू खा। महाराज से रहा नहीं गया। उन्होंने टोका, बावले मत बनो तेनालीराम, भोजन करो। तुम्हें यहां भोजन के लिए बुलाया गया है। तेनालीराम ने महाराज की ओर देखा, फिर अन्य अतिथियों की ओर, फिर कहा, महाराज जिसे राजभवन में भोजन के लिए प्रवेश मिला उसी को तो खिला रहा है। भोजन के लिए तो तुम्हें आमंत्रण दिया गया था, इसलिए भोजन के लिए प्रवेश तुम्हें ही मिला है। तुम भोजन करो। एक तो विलंब से आए हो, अब और विलंब न करो। महाराज ने कहा, मैं विलंब से नहीं आया महाराज, मैं तो यहां सबसे पहले आया था। विलंब से तो यह पगड़ी कुर्ता आदि परिधान पधारे हैं। उलझी बातें मत करो तेनालीराम, कहो जो कुछ भी कहना है मगर साफ साफ। महाराज ने कहा। तेनालीराम ने कहना शुरू किया, महाराज मैं तो शाम ढलते ही यहां पहुंच गया था। मैंने ये परिधान नहीं पहने थे। साधारण कपड़ों में देखकर मुझे प्रहरियों ने द्वार पर ही रोक लिया। मैं उन्हें समझाता रहा कि मैं पंडित हैं, मैं काव्य शास्त्री हैं, मैं यहाँ का आदरणीय आमंत्रित अतिथि हैं, मगर उन्होंने मेरी एक न सुनी। शोर सुनकर आप स्वयं वहां आए, मगर मेरी पुकार सुनने की आवश्यकता आपने नहीं समझी और मुझे भोजन देकर द्वार से ही भगा देने का निर्देश देकर लौट आए। महाराज को संध्या की घटना की स्मृति हो आई। तेनालीराम ने अपनी बात जारी रखी, और महाराज मुझे यहाँ आना ही था, इसलिए मैं अपने घर गया और ये वस्त्र धारण किए, फिर मैं यहाँ आया। महाराज कृष्णदेव राय अचरज में डूबे तेनालीराम की बातें सुन रहे थे। तभी एक सभासद ने कहा, तेनालीराम आप जैसे बुद्धिमान व्यक्ति से ऐसी आशा नहीं की जा सकती कि वह ऐसी भूल करेगा। आप राजभवन में आमंत्रित थे। राजभवन की अपनी एक मर्यादा है। राजभवन में यदि आप फकीरों जैसे वस्त्र में आएंगे तब भला कौन प्रहरी आपको राजा का अतिथि स्वीकार करेगा? आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए दोषी आप हैं। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। परिवेश और परिस्थिति का ध्यान रखते हुए परिधान का उपयोग अवश्य करना चाहिए। यही तो मैंने राजसभा में कुछ दिन पहले कहा था, स्मरण करें महाराज। तेनालीराम ने महाराज से सीधा संवाद किया। आपको अवश्य स्मरण होगा कि तब परिधान के स्थान पर व्यक्ति के आंतरिक गुणों को महत्वपूर्ण बताते हुए मुझे अपने विचारों में संशोधन के लिए प्रेरित किया गया था। महाराज ने तेनालीराम को गले से लगाते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे थे तेनालीराम। उस दिन भी। दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे।
तीन दोस्तों। एक दिन महाराज कृष्णदेव राय अपने दरबार में बैठे बैठे ज्ञानमीमांसा के लिए यह चर्चा छेड़ बैठे कि मनुष्य का सबसे बड़ा सौभाग्य और सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। महाराज कृष्णदेव राय को उनके दरबारी बहुत दिनों के बाद अपनी स्वाभाविक मुद्रा में देख रहे थे। पड़ोसी राज्य सप्तद्वीप नवखंड के साथ युद्ध होने के बाद से दरबार में किसी ने महाराज कृष्णदेव राय को मुस्कुराते नहीं देखा था। इसलिए जब महाराज ने यह चर्चा छेड़ी तो दरबारी इस चर्चा में उत्साहपूर्वक भाग लेने लगे। एक दरबारी ने कहा, महाराज, मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति सबसे बड़ा सौभाग्य है और प्रयासों के बाद भी कामनाओं की पूर्ति नहीं हो पाना सबसे बड़ा दुर्भाग्य। एक अन्य दरबारी ने कहा, महाराज, अपनी भूलों को समझकर अपने आचरण में सुधार करना सौभाग्य है और अपनी भूलों को समझे बिना गतिशील रहना दुर्भाग्य है। महाराज कृष्णदेव राय बहुत देर तक इसी तरह की बातों में लगे रहे। उनके दरबार में विद्वानों की कमी तो थी नहीं, इसलिए सौभाग्य और दुर्भाग्य पर अनेक विचार प्रकट हुए। महाराज अपने सभासदों की वाक्पटुता और विचारों से कई बार प्रभावित और पुलकित हुए। उन्हें लगा कि इस चर्चा के क्रम में ऐसी वाणी भी प्रकट हो रही है जिसका उपयोग भविष्य में भी किया जा सकता है। उन्होंने महामंत्री से कहा, आप वक्ताओं के कथनों के सार एक स्थान पर लिपिबद्ध करते रहें। मैं एकांत में पुनः इस चर्चा पर विचार करना चाहूंगा। महाराज के निर्देश पर महामंत्री सभासदों के विचार लिपिबद्ध करने में लग गए। उस समय महाराज कृष्णदेव राय का एक ऐसा दरबारी अपने विचार व्यक्त कर रहा था जो एक प्रखर वक्ता था। इस सभासद का नाम था सुबाहु। सुबाहु के विचारों में स्पष्टता थी और वाणी में संयम। वह गंभीर था और प्रभावशाली भी। उसने कहा, महाराज, भूलों को समझने की आवश्यकता सौभाग्य और दुर्भाग्य की चर्चा के बीच एक विद्वान मित्र ने की है। मेरी समझ से क्रिया बस क्रिया होती है। क्षण विशेष में उसका घटित होना मानो अनिवार्यता है। जैसे सूरज निकलता है, हवा चलती है, सूरज ढलता है, वायु प्रवाह मुक्त होती है। ये क्रियाएं क्षण विशेष की महत्ता हैं। फिर भूल क्या और सुधार क्या? मनुष्य तो आरंभ से ही भूल करने का आदी है। जब से इस पृथ्वी पर मनुष्य अनुभव अर्जित कर बौद्धिक प्राणी बना है, तब से ही संभवतः यह स्थिति है कि वह अपने लिए धरती तो सुरक्षित चाहता है, किंतु उसकी दृष्टि की रहती है स्वर्ग पर। वह अपनी हर क्रिया को स्वर्ग प्राप्ति का साधन बना लेना चाहता है। मनुष्य की यह प्रवृत्ति सौभाग्य भी है और दुर्भाग्य भी। सौभाग्य इसलिए कि स्वर्ग की कामना उसे किसी से भी ऐसा व्यवहार करने से रोकती है जो लोकदृष्टि में अनुचित है, और दुर्भाग्य इसलिए कि स्वर्ग की कामना में वह अपनी इच्छित क्रियाओं पर विवेक से अंकुश भी लगाता रहता है। इस तरह उसकी क्रियाएं स्वस्फूर्त और आत्मप्रेरित नहीं रह पाती। लोक प्रचलन के आचार, व्यवहार और विचार के अंकुश नहीं होते, तब जो क्रियाएं होती उससे मनुष्य जो संतुष्टि प्राप्त करता वह सामाजिक वर्जनाओं से घिरकर की गई क्रियाओं से भिन्न होती। सुबाहु के विचार स्पष्ट तो थे किंतु दर्शन बोझिल भी। महाराज कुछ समय तक विचार मग्न मुद्रा में बैठे रहे। फिर उन्होंने तेनालीराम की ओर देखा। वह सभासदों की बातें रुचिपूर्वक सुन रहा था, मगर अब तक कुछ बोला नहीं था और न ही उसमें इस संदर्भ में कुछ बोलने की उत्सुकता ही थी। महाराज कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को मौन देखकर कहा, क्यों तेनालीराम, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो? तुम भी तो कुछ कहो। तेनालीराम के होठों पर एक हल्की सी स्मित की रेखा प्रकट हुई। फिर तेनालीराम ने कहा, महाराज, हमारे मित्रों ने जो विद्वतापूर्ण बातें कही हैं, उनसे मैं सहमत हूं। इसलिए बीच में कुछ भी बोलना मैंने उचित नहीं समझा ही है मेरे मौन का कारण। जहां तक मूल प्रश्न की बात है,
तो मैं भी कहूंगा कि मनुष्य का सबसे बड़ा सौभाग्य अथवा सबसे बड़ा दुर्भाग्य एक ही बात में है। वह बात यह है कि मनुष्य को प्रकृति के अन्य जीवों की तरह कोई सुनिश्चित स्वभाव नहीं मिला है। मनुष्य को छोड़कर प्रायः प्रत्येक जीव जंतु, कीट पतंग, पंछी पौधे सभी एक निश्चित स्वभाव के साथ जन्म लेते हैं। मनुष्य को छोड़कर अन्य सभी प्राणी, चाहे वे जंतु हों या वनस्पति, एक निश्चित स्वभाव के वशीभूत जीवन यापन करते हैं। इस तरह उनके स्वभाव को ठोस कहा जा सकता है, मगर मनुष्य का कोई निश्चित स्वभाव नहीं है, इसलिए मनुष्य का स्वभाव ठोस नहीं, तरल है। वह जब चाहे पात्रता के अनुरूप बदल सकता है, परिस्थितियों से प्रभावित होकर बदल सकता है, या कहें कि वह कैसा भी हो सकता है। उसे जैसा चाहे वैसा ढाला जा सकता है। मनुष्य के स्वभाव का सरल होना सौभाग्य है, क्योंकि इसमें परिवर्तनशीलता है, कुछ भी हो जाने की स्वतंत्रता है। किंतु यह दुर्भाग्य भी है, क्योंकि मनुष्य को स्वयं के निर्माण में अनेक भूलों से साबका पड़ता है। भूलें करना उसकी नियति होती है। सभा में इस तरह की चर्चाएं चल ही रही थीं कि इसी बीच महाराज कृष्णदेव राय को सूचना मिली कि दिल्ली के सम्राट बादशाह बाबर का दूत महाराज से मिलने की इच्छा रखता है। महाराज ने उस दूत को अपने दरबार में आदरपूर्वक लाए जाने और उचित आसन पर बैठाए जाने का निर्देश दे दिया। उन्हें सभास्थल पर हो रही चर्चाओं में कई तर्क संगत और मन को भा जाने वाली बातें सुनने को मिली थीं, इसलिए वे तेनालीराम की तर्कसंगत बातें रुचि से सुनने में लगे रहे। दूत को दरबार में लाकर उचित स्थान पर बैठा दिया गया। तेनालीराम की चर्चा जारी रही। वह अपनी रौ में बोल रहा था, महाराज, मान्यता है कि अनुभव प्राप्त करना श्रेष्ठ कर्म है, किंतु महाराज, जीवन का अनुभव ही तो जीवन की सहज इच्छाओं पर सीमा रेखाएं खींचने लगता है कि ऐसा जीवन ठीक है और वैसा जीवन ठीक नहीं है। वास्तविकता यह है कि अनुभव से परिपक्व व्यक्ति वृद्ध हो चुका होता है और बहुत सारी स्वाभाविक क्रियाओं के लिए उसके पास शक्ति नहीं बची रहती। इसलिए ऐसा बल क्षीण मानक दूसरों के लिए निषेध और वर्जनाएं और आरोपित करने लगता है कि ऐसा करना उचित है अथवा वैसा करना अनुचित है, जबकि मेरी दृष्टि में जीवन की स्वाभाविक वृत्तियों के लिए निषेध रेखा खींचने जैसी हिंसक क्रिया कोई दूसरी नहीं हो सकती। महाराज, इस हिंसा से पूरा समाज, पूरा देश, संपूर्ण मानव समुदाय लिप्त है। मनुष्य जीवन जीने की कामना में प्रयासरत रह नहीं पाता है और जीवन भोगने की कामना में हिंसक होता जाता है। जंगल में शेर, बाघ, तेंदुआ, चीता आदि हिंस्र जंतु कहे जाते हैं, मगर ये वस्तुतः हिंसा नहीं करते। भोजन के लिए वे प्राकृतिक रूप से जो प्रयास कर सकते हैं वही करते हैं, इसलिए उनके भोजन करने की प्राकृतिक क्रिया को हिंसा नहीं कह सकते। किंतु सत्ता के मद में जब कोई शासक किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण करता है, तब यह हिंसक घटना हो जाती है। आम तौर पर ऐसी घटनाओं में ऐसे लोग या ऐसे राष्ट्र संलग्न होते हैं जिनके पास साधनों की अधिकता होती है। ऐसे ही मनुष्य राष्ट्र जीवन जीने की क्रियाओं को छोड़कर जीवन भोगने की लिप्सा की ओर प्रेरित होते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही हमारे पड़ोसी राज्य सप्तद्वीप नवखंड ने हम पर आक्रमण कर दिया था, किंतु सबल सेना और प्रचुर साधन होते हुए भी सप्तद्वीप नवखंड के राजा को पराजित होना पड़ा। उसके राजा को हमने बंदी बनाया। कारण क्या था? क्या हम अतिमानव हैं? बहुत बलशाली हैं? नहीं, ऐसा मानने का हमारे पास कोई कारण नहीं है। महाराज, सच्ची बात यह है कि विजयनगर के लोग अनवरत जीवन जीने के लिए प्रयासरत रहते हैं। विजयनगर के राजा को भी इसके लिए अपनी प्रजा की तरह ही प्रयास करना पड़ता है। हमारे पास थोड़ा है और थोड़ा चाहिए वाली स्थिति बनी रहती है। इसलिए विजयनगर की प्रजा में जिजीविषा है।
हमारे सशस्त्र बल के जवान भी हमारी प्रजा की संतानें हैं, इसलिए उनमें भी जिजीविषा है। यही उत्कट जिजीविषा अंततः हमारी जीत का कारण बनी। हम में युयुत्सा नहीं थी, युद्ध की इच्छा नहीं थी, फिर भी हम जीते। किंतु सप्तद्वीप नवखंड के राजा युयुत्सु थे। युद्ध की इच्छा उनमें थी। उनकी सेना युद्ध के लिए तत्पर और आक्रामक थी, फिर भी वे हार गए। महाराज, हमारी जीत और उनकी हार में भी मेरी हिंसा की व्याख्या ही काम कर रही है। सप्तद्वीप नवखंड के राजा ने और वहां की सेना ने इतना वैभव एकत्रित कर लिया है कि उन्हें जीवन जीने की जगह जीवन भोगने की प्रवृत्ति प्रेरित करने लगी है। इसी प्रवृत्ति के कारण वे हिंसा के लिए प्रेरित हुए। हम जीवन जीने की प्रवृत्ति के अधीन हैं, इसलिए हिंसा से प्रेरित नहीं हैं। जीवन को भोगने की चाह जिस दिन पनपेगी, हम भी वैसे हो जा सकते हैं। तेनालीराम की बातों से सभाकक्ष में बैठा बाबर का दूत बहुत प्रभावित हुआ। उसने सभाकक्ष में खड़े होकर तालियां बरजाई। महाराज कृष्णदेव राय का ध्यान अचानक दूत की ओर गया। उनकी तंद्रा भंग हुई और कर्तव्यबोध के वशीभूत होकर उन्होंने दूत से विजयनगर आने का कारण पूछा। दूत ने बादशाह बाबर का एक संदेश पढ़कर महाराज कृष्णदेव राय को सुनाया। इस पत्र का आशय था कि बादशाह बाबर ने विजयनगर को अपने मित्र राज्य में सम्मिलित होने का आमंत्रण भेजा है तथा उन्हें विश्वास है कि उनका यह आमंत्रण स्वीकार किया जाएगा। महाराज कृष्णदेव राय ने दूत को एक स्मृतिचिह्न भेंट कर अपने दरबार में सम्मानित किया तथा उसे अतिथिशाला में विश्राम करने के लिए भेज दिया। सभा विसर्जित करने के बाद महामंत्री और तेनालीराम को साथ लेकर मंत्रणा कक्ष में चले गए। तीनों के बीच विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि कल दूत को इस संदेश के साथ विदा कर दिया जाए कि हम इस आमंत्रण के लिए आभारी हैं। शीघ्र ही हम अपने दूत के माध्यम से अपने निर्णय से अवगत कराएंगे। दूसरे दिन दूत विजयनगर से दिल्ली के लिए रवाना हो गया। इसके बाद फिर महाराज कृष्णदेव राय अपने महामंत्री के साथ मंत्रणा करने बैठ गए। इस चर्चा में तय हुआ कि बादशाह बाबर का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करने का कोई कारण नहीं है। विजयनगर का इतिहास साक्षी है कि सुदूर अतीत से यह एक ऐसा राज्य रहा है जो न काहू से दोस्ती न काहू से बैर की नीति पर अमल करता रहा है। मित्रता संदेश तो औपचारिकता है। इस संदेश का एक अर्थ तो यह है कि भविष्य में न हम आपकी राह में आएंगे और न आप हमारा कहीं विरोध करेंगे। एक दूसरे के प्रति परस्पर सहयोग की भावना ही तो इस आमंत्रण में निहित है, इसलिए इसे स्वीकार कर लेना उचित है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद महाराज कृष्णदेव राय ने महामंत्री को विदा किया और प्रहरी को भेजकर तेनालीराम को अविलंब राजमहल आकर उनसे मिलने को कहलवाया। जिस समय तेनालीराम ने राजमहल में प्रवेश किया उस समय शाम ढल चुकी थी। आसमान पर अंधेरे का सुरमई चादर बिछ चुका था जिन पर सितारे टिमटिमाने लगे थे। राजमहल के प्रहरियों को संभवतः महाराज कृष्णदेव राय ने पहले से ही निर्देश दे रखा था कि जब तेनालीराम आए उसे अविलंब उनके कक्ष तक पहुंचा दिया जाए। कक्ष में महाराज विचारमग्न मुद्रा में टहल रहे थे। प्रहरियों ने तेनालीराम को आदरपूर्वक महाराज के कक्ष तक पहुंचा दिया। तेनालीराम को देखकर महाराज ने कहा, आओ तेनालीराम, आज तुम्हें मैं एक महत्वपूर्ण काम सौंप रहा हूं। यह एक ऐसा काम है जिसके लिए अतिविश्वसनीय व्यक्ति की आवश्यकता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि मेरे लिए तुम कितने विश्वसनीय हो। तेनालीराम के होठों पर उस समय मंदहास उभर आया था। उसने महाराज से कहा, महाराज, आप आज्ञा दें। आपके विश्वास को मैं जीते जी ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। महाराज कृष्णदेव राय ने स्वर्ण मुद्राओं की एक थैली तेनालीराम को सौंपते हुए कहा, तेनालीराम,
कल सुबह तुम विजयनगर के दूत बनकर बादशाह बाबर को हमारी ओर से मित्र राज्य बनने की स्वीकृति का संदेश देने दिल्ली प्रस्थान करो। घुड़साल से अपनी पसंद का घोड़ा लेकर तुम प्रस्थान करो और यथाशीघ्र दिल्ली पहुंचकर बादशाह बाबर को हमारा संदेश दो। उन्हें तुम ही हमारी बात सही ढंग से समझ सकते हो, इसलिए तुम्हें यह कार्य सौंप रहा हूं। जो आज्ञा महाराज, तेनालीराम ने कहा और महाराज से आज्ञा लेकर अपने घर लौटा। दूसरे दिन सुबह दिल्ली के लिए उसकी यात्रा आरंभ हो गई। यह उन दिनों की बात है जब विजयनगर से दिल्ली की यात्रा बहुत आसान नहीं थी। सड़कें आज की तरह न तो आबाद थीं और न ही दिल्ली की राह में कहीं विश्राम करने की कोई सार्वजनिक व्यवस्था थी। यात्रियों को अपने व्यवहार कौशल और बुद्धिचातुर्य से ही आश्रय प्राप्त करना होता था। तेनालीराम कुशाग्र बुद्धि तो था ही, इसलिए उसे मार्ग में किसी तरह के संकट का सामना करना नहीं पड़ा। दिल्ली पहुंचकर वह सीधे बाबर के दरबार में उपस्थित हुआ। बाबर को जब सूचना मिली कि विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय का एक दूत दिल्ली दरबार में बादशाह के सम्मुख उपस्थित होने का आदेश चाहता है, तो बाबर ने तेनालीराम को यथाशीघ्र दरबार में उनके समक्ष उपस्थित किए जाने का निर्देश दिया। तेनालीराम को बाबर के सम्मुख उपस्थित किया गया। बाबर ने तेनालीराम को पारखी दृष्टि से देखा। विजयनगर से लौटकर बाबर के दूत ने तेनालीराम की तर्कसंगत बातों का विवरण दिया था। बाबर ने तेनालीराम को ऊपर से नीचे तक गंभीर दृष्टि से देखा और कहा, दूत, आज तुम विश्राम करो। दक्षिण से उत्तर की दूरी तय करने में तुम थक गए होगे। कल सुबह दरबार में उपस्थित होकर अपना संदेश देना। बाबर के संकेत पर बादशाह के 2 प्रहरी तेनालीराम को अतिथिशाला की ओर ले गए। तेनालीराम के विदा होते ही बाबर ने उस दरबारी को बुलाया जिसे दूत बनाकर विजयनगर भेजा गया था। बाबर ने उस दरबारी से पूछा, शराफत अली, बताओ, इस शख्स को पहचानते हो जो विजयनगर के महाराज का दूत बनकर आया है? दरबारी शराफत अली ने बादशाह के सामने अदब से झुकते हुए कहा, जहांपना, यह शख्स तेनालीराम है। विजयनगर के राजदरबार में यह है तो विदूषक, किंतु इसके बुद्धि बल का लोहा सभी मानते हैं। मैंने इस शख्स की तकरीर के बारे में आपको जानकारी दी थी। मैंने किसी राजदरबारी के मुंह से कभी कहीं भी इतनी तर्कसंगत बातें नहीं सुनी थीं। बहुत बुद्धिमान है यह शख्स। बाबर ने एक लंबी हुंकार भरी फिर कहा, कल हो जाएगी इसके बुद्धिबल की परीक्षा भी। कल दरबार में मैं इससे इसके महाराज का संदेश सुनूंगा। मुझे विश्वास है कि मित्रता प्रस्ताव की सूचना ही विजयनगर से आई है। इसके बाद मैं इस विदूषक से कुछ चुटकुले सुनाने के लिए कहूंगा। हाँ, तुम ऐसा करो कि आज ही सभी दरबारियों को कह दो कि कल जब तेनालीराम दरबार में चुटकुले सुनाए तो कोई न तो ताली बजाए और न ही हंसे, या कोई तर्कपूर्ण बात कहे तब भी कोई नहीं हंसे या न वाह वाह करे। बादशाह का आदेश था। दरबारियों में आनन फानन में प्रसारित हो गया। दूसरे दिन दिल्ली दरबार में उपस्थित होकर तेनालीराम ने महाराज कृष्णदेव राय का संदेश बादशाह बाबर को दिया कि दिल्ली दरबार के मित्रा राज्यों में शामिल होने से हमें गर्व की अनुभूति हो रही है। बादशाह बाबर ने स्वयं ताली बजाकर इस संदेश का स्वागत किया। बादशाह को ताली बजाता देखकर दरबारियों ने भी तालियां बजाई। फिर बादशाह बाबर ने तेनालीराम को अपने पास ही एक आसन देकर बैठाया और अपना परिचय दिल्ली दरबार के दरबारियों को देने के लिए कहा। तेनालीराम ने बादशाह बाबर के निर्देश पर अपने परिचय में दरबारियों को बताया, अभी तो मैं विजयनगर के दूत की हैसियत से दिल्ली दरबार में उपस्थित हुआ हूँ। वैसे विजयनगर के महाराज के दरबार में मैं विदूषक हूँ और मेरा नाम तेनालीराम है। अपना नाम बताने के बाद तेनालीराम ने कहा, बंधुओं, मैं अपने महाराज कृष्णदेव राय का यह संदेश लेकर आया हूं कि अब विजयनगर दिल्ली दरबार का मित्र राज्य है।
इसलिए हमें मिलजुल कर एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बंटाना चाहिए और इसके लिए हमें तत्पर रहना चाहिए कि यदि हम में से एक कष्ट में हो तो दूसरा उसका कष्ट कम करने के प्रयास में स्वतः जुट जाए। परस्पर सहयोग की भावना से ही तो विकास का पथ प्रशस्त होता है। दिल्ली दरबार के किसी भी दरबारी ने तेनालीराम के इस कथन पर कोई ताली नहीं बजाई। बादशाह बाबर ने जानबूझकर ऐसी मुद्रा बना ली मानो उसने तेनालीराम की बातें सुनी ही नहीं हो। एक दरबारी ने चुटकी ली, आपने अच्छी शिक्षा दी है तेनालीराम जी। तेनालीराम के लिए यह व्यंग्यबुझी पंक्ति अप्रत्याशित थी। बिना उत्तेजित हुए तेनाली राम ने कहा, मैंने तो सिर्फ अपने महाराज के मंतव्य की सूचना दी है। सूचना देने का काम शिक्षा नहीं है। शिक्षा से तो ज्ञान मिलता है। सूचना और ज्ञान में बहुत अंतर है। सूचना हमेशा बाहर से मिलती है और ज्ञान हमेशा हमारे अंदर से आता है। बादशाह बाबर ने मन ही मन तेनालीराम की प्रशंसा की, किंतु वह मौन साधे रहा, यह सोचकर कि देखें अब यह तेनालीराम और क्या कहता है। मगर तेनालीराम ने दरबार का रुख समझते हुए मौन साध लिया। दूसरे दिन जब वह दिल्ली दरबार में आया तब उससे चुटकुले सुनाने की मांग की गई। तेनालीराम ने कुछ चुटकुले सुनाए मगर दरबार का कोई भी आदमी उसके चुटकुलों पर नहीं हंसा। तेनालीराम दो चार चुटकुले सुनाकर बादशाह बाबर की आज्ञा लेकर अतिथिशाला में लौट आया। उसके मस्तिष्क में कुछ चल रहा था। इस घटना के बाद तेनालीराम 2 दिनों तक दिल्ली दरबार नहीं गया। उसने दिल्ली भ्रमण के बहाने बाबर की दिनचर्या का अध्ययन किया। इस अध्ययन में तेनालीराम ने पाया कि बादशाह बाबर प्रतिदिन शाम को दरबार से निकलने के बाद यमुना नदी के किनारे टहलने के लिए जाते हैं तथा राह में मिलने वाले गरीब लाचार लोगों को 1-2 स्वर्ण मुद्रा भेंट करते जाते हैं। इसके बाद तेनालीराम ने एक योजना बना ली और दिल्ली बाजार से कुछ सामग्री खरीदकर अतिथिशाला लौट आया। शाम का समय था। अपने दरबार से निकलकर बादशाह बाबर अपने एक खास मंत्री के साथ बातें करते हुए यमुना तट की ओर जा रहा था। राजमार्ग के किनारे एक वयोवृद्ध व्यक्ति को उसने जमीन खोदकर कोई बीज गाड़ते देखा। बाबर के लिए यह दृश्य अचरजकारी था। एक तो मार्ग का किनारा जिससे इस वृद्ध का कोई लेना देना नहीं, फिर भला क्यों वह यहाँ पर कोई बीज लगाएगा। उत्सुकतावश बाबर उस वृद्ध के पास पहुंच गया। उसके साथ उसका मंत्री भी था। वृद्ध के पास पहुंचकर बाबर ने पूछा, बाबा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने काम में मग्न वह वृद्ध बोला, जहांपना मैं यहाँ फलदार वृक्षों के बीज लगा रहा हूँ, दृक्टहल, आम आदि के बीज। कुछ ही वर्षों में यह स्थान पेड़ों के झुरमुटों से आच्छादित हो जाएगा जिससे राह चलते लोगों को छाया मिल जाएगी। ये पेड़ वर्ष में एक बार फलों से भी लद जाएंगे जिससे राहगीरों की क्षुधापूर्ति होगी। वृद्ध के उत्तर से बाबर बैंक पड़ा। बाबर ने वृद्ध से पूछा, मगर बाबा इससे तुमको क्या हासिल होगा? जब तक इन बीजों से पौधे निकलकर फलदार वृक्ष में तब्दील होंगे तब तक क्या तुम जीवित रहोगे? इन पेड़ों का एक फल भी क्या तुम्हें नसीब होगा? वृद्ध ने हंसकर जवाब दिया, जहांपना अब तक तो मैं अपने पूर्वजों के लगाए पेड़ों से फल खाता रहा हूँ। मैं जो बीज लगा रहा हूँ उसके फलों का आनंद आने वाली पीढ़ी लेगी। मैं संतुष्ट हूं कि मैं अपनी पिछली पीढ़ी का ऋण उतार रहा हूं। बाबर इस उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए और स्वर्ण मुद्राओं की एक थैली उस वृद्ध को भेंट कर दी। बादशाह से स्वर्ण मुद्राओं की थैली भेंट में मिलने से वृद्ध आनंदित होकर बोल उठा, जहांपना आप सचमुच महान हैं। लोगों को तो वृक्ष बड़े होकर ही फल प्रदान करते हैं, किंतु आपने तो बीज उगने से पहले ही मुझे फल प्रदान कर दिया। वृद्ध को आनंदित देखकर बाबर प्रसन्न हुआ और वहां से आगे बढ़ गया।
दूसरे दिन दिल्ली दरबार में वही वृद्ध बाबर के समक्ष उपस्थित हुआ। बाबर ने उससे पूछा, क्यों, क्या बात है बाबा, यहाँ क्यों आए हो? अपने सिर से यह बोझ उतारने आया हूँ जहाँपनाह, आपके दरबार में। यह कहते हुए वृद्ध ने अपने सिर से बाल और गाल पर चढ़ी दाढ़ी उतारकर कंधे से लटके झोले में डाल ली और हाथ में रखी थैली बाबर की ओर बढ़ाते हुए कहा, जहाँपनाह, अब वह वृद्ध ही नहीं है जो इस इनाम का हकदार था। बाबर ने अपने सामने 2 पल में बदले वृद्ध के चेहरे को देखकर पहचाना, अरे यह तो तेनालीराम है। बाबर ने ताली बजाते हुए कहा, मान गए तेनालीराम, तुमने मुझे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ कर जाने की नसीहत दी है। इस थैली के तुम ही हकदार हो, इसे अपने पास रखो। इसके बाद बाबर ने अपने दरबारियों को बीती शाम की घटना सुनाकर तेनालीराम के फन की तारीफ की। दिल्ली दरबार एक बारगी तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। थोड़ी देर के बाद बादशाह बाबर ने तेनालीराम से कहा, मैंने तुम्हारी विद्वता की चर्चा सुनी है, मेरे दरबारियों को कोई पैगाम दो कि ये तुम्हें याद रखें। तेनालीराम ने अपने स्थान से बिना हिले कहा, यह व्यवस्था हा कहने के सिवा कुछ और कहने की इजाजत नहीं देती। परंपरागत रूप से व्यवस्था हाँ कहना सिखलाने का ही काम करती है। मैं भी हाँ कह रहा हूँ और आपकी आज्ञा मानकर बोल रहा हूँ। पुरानी सारी व्यवस्थाएं भी हाँ कहना ही सिखलाती रही हैं। इन हाँ कहने वालों के कारण ही समाज की व्यवस्थाएं चलती रहीं बिना किसी परिवर्तन के। लेकिन यह हाँ कहना यथास्थिति बनाए रखना ही है। समाज का विकास या व्यवस्था में सुधार हाँ कहने वाले की जरूरत होती है। दुनिया में कहीं भी यथास्थिति में